हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3711, देवता का उपहार। यह था एक तीसरे दर्जे का स्वर्गिक देवत्व जो स्वर्ग दंड देव के रहस्य लोक में फूटा था। इसे आर्यन स्वयं धारण नहीं कर सकता था। नहीं बहादुर, झाओ दाहान या पंचतत्व भाई इसे धारण कर सकते थे। आर्यन उन्हें ऐसा करने भी नहीं देता, क्योंकि अगर वे इसे धारण कर लेते तो उनकी साधना तीसरे दर्जे के स्वर्गिक देव स्तर पर रुक जाती और वे उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाते। वे इस सीमा में बंधकर नहीं रह सकते थे। फांग वानपेंग ने आर्यन की हथेली में रखे चमकदार और पारदर्शी छोटे से क्रिस्टल को देखा, जिसके अंदर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा समाई हुई थी। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। स्वर्गिक देव स्तर, स्वर्गिक देव स्तर। उसने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। यहां तक कि सपनों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन वह अब ठीक उसके सामने था। उसका कंठ सूख गया और उसने भारी मन से लार निगली। वह उसे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह छोटा सा देवत्व बहुत कीमती था, इतना कीमती कि वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह बोल भी नहीं पा रहा था और केवल सिर हिला सकता था। आर्यन ने कहा, फांग अंकल, अगर आप उस समय अग्निवृषभ गुफा में नहीं होते तो डिन तियानकवी ने मुझे मार डाला होता। यह मैं आपकी उस कृपा का बदला चुका रहा हूं। और तो और, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार जब आप इस देवत्व को धारण कर लेंगे तो आपकी साधना जीवन भर इसी स्तर पर रहेगी। इस बारे में गंभीरता से सोच लें। जीवन भर के लिए तीसरे दर्जे का स्वर्गिक देव। लेकिन कितने लोग इस जीवन भर के लिए भी भीख नहीं मांगते थे। स्वर्गिक देवत्व। वह एक पल में स्वर्गिक देव स्तर का विशेषज्ञ बन सकता था। यह बस अद्भुत था। फांग वानपेंग ने सिर हिलाया। मैं इसे नहीं ले सकता। यह बहुत कीमती है, सच में बहुत कीमती है। आप इसे अपने पास रखें, मैं इसे नहीं ले सकता। वह सच में इसे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शक्तिशाली प्राचीन ज्वाला दल को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि पूरे नश्वर संसार में कोई भी विशेषज्ञ ऐसे देवत्व को एक सर्वोच्च खजाने के रूप में देखेगा। कौन इसे आर्यन की तरह आसानी से बाहर निकालकर किसी और को देगा? आर्यन ने सीधे फांग वानपेंग के हाथों में देवत्व रख दिया और कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि ले लो तो ले लो। आपको सोचना है कि आप इसे धारण करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप धारण नहीं करना चाहते तो देवत्व को अपने पास रहने दें। मैं पूरी रात आपका इंतजार करूंगा। आर्यन के इतना कहने के बाद वह टूटे फूटे घर की ओर चला गया और आवाज लगाई, पहले आसपास की घासपूस साफ कर लेते हैं। आज से यही हमारा घर है। सभी काम में लग गए। चाहे वह बहादुर हो या पंचतत्व भाई, उनमें से कोई भी आर्यन से ईर्ष्या नहीं करता था कि उसने स्वर्गिक देव का देवत्व फांग वानपेंग को दे दिया। इसके विपरीत वे आर्यन की और भी अधिक प्रशंसा कर रहे थे। सही बॉस का साथ। और तो और, वे आर्यन पर विश्वास करते थे। आर्यन जो भी करता था वे उस पर विश्वास करने का चुनाव करते थे। फांग वानपेंग अपने हाथ में पकड़े स्वर्गिक देव के देवत्व को घूर रहा था। वह पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में था। उसका दिमाग अस्तव्यस्त था और वह भौंचक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन उसका हाथ लगातार कांप रहा था। धारण करूं, स्वर्गिक देव बनूं, परम देव,
परम देव का शक्तिमान, एक परम देव जो उच्च देव स्थान में प्रवेश कर सकता है। घूंट। फांग वानपेंग ने एक बार फिर लार निगली। आंतरिक दल का मुख्य भवन, महान पूर्वज के आंगन में। वह वास्तव में एक अजीब से छोटे फूल को पानी दे रहा था। वह पानी आध्यात्मिक जल था जिसे आध्यात्मिक स्रोत से बढ़ाया गया था। उसके पीछे लू शुन खड़ा था। महान पूर्वज ने उदासीनता से कहा, क्या तुमने सोच लिया है? लू शुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सोच लिया है। महान पूर्वज खड़ा हुआ और एक पल के लिए रुका, फिर कहा, चूंकि तुमने सोच लिया है तो आगे बढ़ो और करो। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो मैं सिखा सकता था। लू शुन ने कहा, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद गुरुवर। महान पूर्वज हंसे और कहा, मेरी इच्छा पूरी करना बेकार है, मुख्य बात यह देखना है कि आर्यन तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। लू शुन ने भौं चढ़ा दी और कहा, भले ही वह मुझे स्वीकार करे या न करे, मैं उसका अनुसरण करूंगा। पिछले कुछ दिनों में लू शुन ईर्ष्या और जलन से पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। उसे लगा कि आर्यन के शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यह एक प्रकार की प्रेरक शक्ति थी। वह आर्यन के साथ रहना चाहता था। महान पूर्वज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कहा, लगता है कि तुम दृढ़ निश्चयी हो, यह ठीक है, फिर तुम अनुभव प्राप्त करने के लिए उसके साथ रह सकते हो। जाओ। लू शुन ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने एक कदम पीछे लिया और महान पूर्वज के सामने 90 डिग्री तक झुककर प्रणाम किया, फिर मुड़कर आंगन से बाहर चला गया। इस पल पुराना सेवक आंगन में आया और लू शुन की जाती हुई आकृति को देखा। उसने धीरे से आह भरी, आ। महान पूर्वज हंसे, तुम आह क्यों भर रहे हो? पुराने सेवक ने कहा, उसके पंख कठोर हो गए हैं और वह उड़ने जा रहा है। महान पूर्वज ने कहा, यह एक अच्छी बात है, लू शुन की प्रतिभा में अभी भी सुधार की गुंजाइश है और मेरे यहाँ रहते हुए उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आर्यन के साथ रहना भी एक अच्छी बात है। पुराने सेवक ने कहा, गुरुवर, क्या वह लड़का सच में इतना शक्तिशाली है? महान पूर्वज स्थिर खड़े थे और उन्होंने आसमान की ओर देखा और कुछ देर सोचा, वह तुम्हारी कल्पना से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसकी शक्ति अकल्पनीय है। पुराना सेवक हल्का सा कांप गया। उसने कभी महान पूर्वज को किसी शिष्य की इस तरह प्रशंसा करते नहीं देखा था। बहुत देर बाद महान पूर्वज की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उन्होंने पूछा, अंधकार देव प्रभाग कैसा है? पुराने सेवक की आंखें संकरी हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, जैसा आपने कहा था, दोनों हत्यारे डिंग तियानकवी द्वारा किराए पर लिए गए थे, वे वास्तव में अंधकार देव प्रभाग से हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों हत्या के प्रयास विफल हो गए। ऐसा अंधकार देव प्रभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महान पूर्वज हल्के से मुस्कुराए और कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि उसकी शक्ति अकल्पनीय है। पुराना सेवक थोड़ा सा सिहर गया। महान पूर्वज ने कहा, 2 असफलताओं के बाद अंधकार देव प्रभाग इसे निश्चित रूप से जाने नहीं देगा। मुझे डर है कि तीसरी बार। उसकी आंखें चुपचाप संकरी हो गईं। पुराने सेवक ने कहा, वह स्वर्गिक देवों को भी मार सकता है, उसे अंधकार देव प्रभाग से क्यों डरना चाहिए? महान पूर्वज ने कहा, अंधकार देव प्रभाग की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जिसकी तुलना 1 या 2 स्वर्गिक देवों से की जा सके। यह शुआन वंश की शक्ति है। तुम नश्वर संसार में शुआन वंश की शक्ति के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन उच्च देव स्थान में शुआन वंश एक हाथ से आकाश को ढक सकता है। रहस्यमय सम्राट तो प्राचीन दुनिया का क्षेत्र राजा भी बन सकता है। पुराना सेवक इन बातों को नहीं समझा।
हालांकि क्षेत्र राजा इन दो शब्दों ने उसे चौंका दिया। वह प्राचीन दुनिया का सबसे मजबूत राजा था। महान पूर्वज ने एक भारी सांस छोड़ी और कहा, अंधकार देव प्रभाग पर कड़ी नजर रखो। पुराने सेवक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाता हूं। पुराना सेवक आंगन से चला गया। महान पूर्वज के शब्द ईमानदार थे और उसने बड़बड़ाया, मुझे इन बातों के बारे में दल प्रमुख को बताना चाहिए। सुबह सुबह सब लोग उठ गए। फांग वानपेंग आर्यन के दरवाजे के सामने खड़ा था। आर्यन ने उसे देखा और कहा, कैसा रहा? उसकी बात पूरी होने से पहले आर्यन की आंखों में एक चमक दौड़ी और उसने उत्तेजित होकर कहा, धारण कर लिया। फांग वानपेंग ने सिर हिलाया और उसके शरीर की आभा हिलने लगी। बस धूम धूम, स्वर्गिक देव की एक किरण फूटी और उसके शरीर के चारों ओर कई स्थानिक दरारें दिखाई दीं। उसके शरीर की आभा कुचल गई। शक्तिशाली प्रकाश चारों दिशाओं में गूंज उठा। पूरा प्राचीन ज्वाला दल इस गर्जना से आच्छादित हो गया। बहादुर और अन्य लोग भी दौड़े आए और जब उन्होंने फांग वानपेंग के शरीर पर स्वर्गिक देव का प्रकाश देखा तो वे सभी उत्साहित हो गए। हाँ हाँ हाँ, फांग अंकल कमाल हैं, शक्तिशाली और प्रभावशाली। फांग वानपेंग सीधे आर्यन के सामने घुटनों पर बैठ गया। आर्यन ने जल्दी से उसे उठाया, हंसा और कहा, हाँ हाँ, अब हमारे पास एक स्वर्गिक देव विशेषज्ञ है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3712। गहराई में एक नई चुनौती। आर्यन ने जोश के साथ चिल्लाया, चलो उस मालिक को मार डालते हैं। अब जब उनके साथ स्वर्ग देवता स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। फिर भी आर्यन नहीं चाहता था कि फांग वानपेंग उसके साथ नीचे जाए। उसने फांग वानपेंग से ऊपर ही रुकने को कहा ताकि वह वर्षा की देखभाल कर सके और झाओडाहान, जो अभी तक अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, का ध्यान रख सके। वर्षा ने अभी भी ओब्सीडियन ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसकी आत्मा शक्ति पर नियंत्रण था और उसकी सारी खेती की शक्ति गायब हो चुकी थी। उसके लिए नीचे जाना निश्चित रूप से खतरनाक था। ऊपर रहना ही सुरक्षित था। फांग वानपेंग की सुरक्षा में कम से कम इस प्राचीन भयंकर दल एंशिएंट फियर्स सेक्ट में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वर्षा ने उदास होकर कहा, पतिदेव, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। आर्यन ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, तुम पहले ऊपर आराम करो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। जब मैं एक बार सब कुछ देख लूंगा तो तुम्हें भी नीचे घूमने के लिए ले आऊंगा। आर्यन का स्पिरिट वेन माइन में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण स्पिरिट वेन क्रिस्टल खोजना था और स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित उस क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करके ओब्सीडियन ब्रेसलेट की शक्ति को तोड़ना था। ऊपर से उसने भले ही दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दिल में वह ओब्सीडियन ब्रेसलेट के बारे में बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी को एक कंगन से कैसे बांधा जा सकता था? स्पिरिट वेन क्रिस्टल में निहित शक्ति अत्यंत मजबूत थी। यदि नीचे की स्पिरिट वेन काफी पुरानी हुई तो वह निश्चित रूप से ओब्सीडियन ब्रेसलेट की शक्ति को तोड़ने में सक्षम होगी। विवेकांश उसे झूठ नहीं बोलता। वर्षा ने थोड़ा उदास मुंह बनाया। आर्यन ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, अच्छी बच्ची बनो, कहना मानो। वर्षा खिलखिलाकर हंसी और आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, हाँ हाँ, मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। मैं आपका ऊपर इंतजार करूंगी। उसे मनाना बहुत आसान था। बस इसी एक हरकत से वर्षा आज्ञाकारी हो गई।
आर्यन ने आवाज लगाई और कहा, चलो। आर्यन बैली तियानहाई, 5 तत्वों के भाई, 5 एलिमेंट्स ब्रदर्स और यूशी जो उसके साथ आने पर अड़ी हुई थी, सील के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। फांग वानपिंग आगे बढ़कर आर्यन को सील खोलने का तरीका सिखाने लगा। इसमें कई ऊर्जा धाराओं को डाला गया और तुरंत सील गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरा छेद दिखाई दिया जो सीधा नीचे जा रहा था, एक खदान की तरह। गुफा से सीटी की आवाजें आ रही थीं, हवा की आवाज की तरह, लेकिन किसी तरह के राक्षस जानवर की चीख की तरह भी, नरक में रोती हुई आत्माओं की आवाज की तरह। यह बहुत डरावना था। फांग वानपेंग ने कहा, पीक लॉर्ड, अब। आर्यन नहीं चाहता था कि वर्षा चिंतित हो, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं मार सकता। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, चलो चलें। वो हुओ ने पहल की और कूद गया। उसी समय आग की शक्ति निकली और उसका शरीर आग के गोले की तरह नीचे गिरने लगा। 5 तत्वों के भाई एक के बाद एक पीछे पीछे कूद गए। अगर नीचे कोई खतरा होता तो वे सबसे पहले नीचे पहुंचते, क्योंकि आर्यन उनका बॉस था। ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे आगे रहना था। आर्यन भी कूद गया, उसके बाद बैली तियानहाई और युनशी भी कूद गए। वे आठों नीचे कूद गए। बस सील बंद हो गई और अपनी मूल अवस्था में लौट आई। वर्षा तुरंत चिंतित हो गई। फांग वानपेंग ने समझाया, चिंता मत करो, जब वे बाहर आने वाले होंगे तो सील स्वाभाविक रूप से खुल जाएगी। झाओ दा हान का चेहरा अभी भी पीला था और उसने पछतावे के साथ कहा, मैं भी बॉस के साथ जाना चाहता था। मुझे जल्दी ठीक होने की जरूरत है। हुलाला, हुलाला, हुलाला। तेज हवा कानों को चुभ रही थी, जो उनके चेहरों पर चाकू की तरह लग रही थी। सीधी रेखा में रहो, घबराओ मत। वो हुआओ, अगर तुम इसे नहीं झेल पा रहे हो तो किसी और को बदल दो, आर्यन ने एक ध्वनि संचार भेजा। वो हुआओ ने कहा, मैं ठीक हूं। उसका शरीर आग की तरह था। वह सबसे अच्छा अग्रदूत था जो अपने पीछे के लोगों को रोशन करने में सक्षम था। गहरी गुफा शुरू से ही बड़ी होती जा रही थी। आर्यन का विचार लगातार आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा था। वे आठों आधे घंटे तक गिरते रहे। तापमान लगातार बढ़ रहा था, कम से कम 60 से 70 डिग्री। वे पृथ्वी के केंद्र के जितने करीब थे, तापमान उतना ही अधिक होता जा रहा था। उन आठों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अचानक वो हुआओ ने जोर से चिल्लाया, मुझे जमीन दिखाई दे रही है। आर्यन ने तुरंत कहा, शाही क्यूई, इंपीरियल क्यूआई, उड़ो, अपने गिरने की गति को कम करो। जल्दी करो। धूम, धूम, धूम। एक एक करके उन्होंने अपनी आत्मा शक्ति, स्पिरिट सोर्स एनर्जी को सक्रिय किया ताकि वे अपने गिरने की गति को नियंत्रित कर सकें, और फिर एक एक करके वे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गए। जमीन एक विशाल खाली जगह थी। सभी जमीन पर उतर गए। वो हुआओं ने रोशनी मोड चालू किया। आसपास का इलाका पूरी तरह से लाल था, लेकिन फिर भी वे दूर तक नहीं देख सकते थे। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसकी वर्तमान खेती भी तलवार सम्राट क्षेत्र, स्वॉर्ड सॉवरेन रियल्म में थी, लेकिन यहाँ उसकी दृष्टि केवल 1 दर्जन मीटर तक ही जा पा रही थी। बहुत अंधेरा था। बैली तियानहाई ने आसपास की भूविज्ञान का निरीक्षण किया और कहा, मुझे डर है कि यह जगह पहले ही 5000 मीटर नीचे है। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें स्पिरिट ओरिजिन माइन दिखाई दी? युनशी ने सिर हिलाया और कहा, यह स्पिरिट ओरिजिन माइन जैसा नहीं लग रहा है।
यहाँ की चट्टानें ऐसी जगह जैसी नहीं लगती जहाँ स्पिरिट ओरिजिन क्रिस्टल का उत्पादन हो सके। आर्यन थोड़ा चौंक गया। यह पहले ही 5000 मीटर हो चुका है, हम अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचे। आसपास बहुत अंधेरा था। इस तरह का अंधेरा रात के अंधेरे से भी अलग था। यह अंधेरा सब कुछ निगल लेने में सक्षम लग रहा था। यहाँ तक कि वुहुआओं की आग से भी आग की रोशनी बहुत कम थी, जैसे कि इसे किसी चीज से दबाया जा रहा हो। बैली तियानहाई ने धीरे से कहा, पहले आग बुझाओ। आर्यन ने याद दिलाया, पहले आग बुझाओ। बैली तियानहाई दिमाग से काम करता था। उसके यहाँ होने से आर्यन को दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। वो हुआओं ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके शरीर पर आग की शक्ति बुझ गई और आसपास तुरंत अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे उन सभी को निगल लिया गया हो। यहाँ का अंधेरा, युनशी ने कहा, यह थोड़ा खास है। उसके पूरा करने से पहले ही आर्यन ने भौहें सिकोड़ी, सावधान रहो। धूम, हुलाला। हवा में कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे यह उनके सिर के ऊपर से हवा के झोंके की तरह गुजरा हो, लेकिन आर्यन को आत्मा शक्ति का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। वो हुआओं की आंखें हिल गईं, जिससे एक उग्र प्रकाश निकला। हालांकि अंधेरे में कुछ भी नहीं था। बैली तियानहाई ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसकी पुतलियां तन गईं। देखो। तुम क्या देख रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं है। बैली तियानहाई ने कहा, नीचे देखो। आर्यन बैली तियानहाई के पास चला गया और नीचे देखा। वह तुरंत दंग रह गया। हे भगवान! 5 तत्वों के भाई भी पास आए और वे सभी दंग रह गए। युनशी आगे बढ़ी और आश्चर्यचकित होकर बोली, यह स्पिरिट ओरिजिन माइन है। यह पहली बार था जब उसने भी इसे देखा था। इस समय वे एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे। उनके नीचे रोशनी की एक झलक थी जो चमक रही थी और पारदर्शी थी, बिल्कुल आकाशगंगा की तरह। यह अतुलनीय रूप से सुंदर थी। यह दूर तक फैली हुई थी। विवेकांश भी विशेष रूप से चौंक गया था और उसने कहा, कितना बड़ा स्पिरिट ओरिजिन माइन है। आर्यन ने जल्दी से पूछा, क्या इस तरह की नस से स्पिरिट ओरिजिन क्रिस्टल का उत्पादन हो सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस नश्वर दुनिया में इतनी बड़ी स्पिरिट ओरिजिन माइन होगी। यदि इस नस का खनन किया जाए तो यह प्राचीन क्षेत्र के सभी योद्धाओं के लिए 10,000 वर्षों तक खेती करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि मालिक, स्पिरिट ओरिजिन माइन जितनी बड़ी होगी, उसका संरक्षक जानवर उतना ही मजबूत होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3713, आकाशभक्षी चूहे का हमला। आर्यन और उसके साथी अंबर दल के सदस्य वनरक्ष नगर से दूर एक रहस्यमयी स्थान की यात्रा पर थे। अचानक हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी चौंक कर रुक गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि उनके पीछे एक शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा आ रही थी। आर्यन ने सबसे पहले इसे महसूस किया। उसने अपने साथी मीरा की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सभी लोग शांत रहो, आर्यन ने सबको चेतावनी दी, और याद रखो, कोई भी हरकत मत करना। सबने उसकी बात मानी। एक ठंडी मौत जैसी हवा उनकी पीठ पर पड़ रही थी, जैसे किसी राक्षसी जानवर की सांस हो। आर्यन ने धीरे से कहा, मेघना, मेरे आदेश का इंतजार करो। 3, 2, 1।
अगले ही पल आर्यन ने मुड़कर अपने दिल में दहाड़ लगाई, तीसरे स्तर का नागरूप खुल जा। दहाड़। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, मेघना की ज्वालाएं फट पड़ी, जिससे एक विशालकाय अग्नि का गोला बना और चारों ओर प्रकाश फैल गया। आर्यन ने अपनी आंखें तंग कीं। उसके सामने एक भयानक राक्षस था, जो एक मेंढक जैसा दिख रहा था। उसके पूरे शरीर पर अंबर दल की रोशनी चमक रही थी, और उसके माथे पर एक काली, विशाल आंख थी जो किसी रात के मोती जैसी लग रही थी। उसके पूरे शरीर से एक नरक जैसी आभा निकल रही थी। आंख को देखते ही उसने अपना खूनी मुंह खोला और मेघना को निगलने की कोशिश की। आर्यन के शरीर की ऊर्जा ने गति पकड़ी, शक्ति राजा मुट्ठी। उसने राक्षस की ओर मुक्का मारा। विवेकांश भी चिल्लाया, मुझे लगता है, यह एक पृथ्वी राक्षस है। पृथ्वी राक्षस? आर्यन के मन में एक विचार आया, अगर यह एक पृथ्वी राक्षस है, तो यह एक बॉस क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह इस जगह के बॉस के स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता? उसने ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही पृथ्वी राक्षस ने मेघना को निगला, आर्यन के नाग रूप की शक्ति फट पड़ी, और शक्ति राजा मुट्ठी के समर्थन से उसने आगे मुक्का मारा। सीधे उसके पेट पर वार किया। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। अंधेरे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। लेकिन विशालकाय जीव का शरीर थोड़ा सा हिला। वह बिल्कुल नहीं हिला, बस थोड़ा सा। यह तीसरे स्तर के नाग रूप और शक्ति राजा मुट्ठी की शक्ति थी। यह मुक्का एक तलवार सम्राट को भी तुरंत मार सकता था। लेकिन यह मुक्का उस जीव के लिए गुदगुदी जैसा था, उसका एक बाल भी नहीं उखड़ा। और तो और उसका हमला रुका नहीं था। वह मेघना को निगलता रहा। मेघना इतने लंबे समय तक आर्यन के साथ रही थी। हालांकि उसने और कुछ खास नहीं सीखा था, लेकिन मुश्किल में शांत रहना सीख लिया था। यह देखकर कि उसका शरीर पृथ्वी राक्षस द्वारा निगला जा रहा था, वह मुस्कुराई। पंचतत्व ज्वाला, फट पड़ो। धूम! 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 उसका शरीर एक ज्वालामुखी की तरह था, जो लगातार तीव्र ज्वालाएं उगल रहा था। वह पृथ्वी राक्षस भी बहुत शक्तिशाली था। मेघना ने जितनी भी आग उगली, वह बेकार थी। ऐसा लग रहा था कि मेंढक को कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। यह ऐसा था जैसे वह पूरी तरह से बेकार था। आर्यन ने उसके सिर के ऊपर की हेल्थ बार को देखा। उसमें कोई बदलाव नहीं था। धत तेरे की! यह तो पागलपन है। मेघना के सभी हमले पृथ्वी राक्षस पर चूक गए थे। उसके पिछले मुक्के के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस प्राणी की रक्षा कितनी मजबूत थी। मेघना की ज्वालाएं पृथ्वी राक्षस ने पूरी तरह से निगल ली थीं। आर्यन ने माथे पर शिकन डाली। लेकिन दूसरी ओर से एक आग की धारा निकली, और मेघना का शरीर दूसरी आग की धारा से फिर से बन गया। तुरंत उसका शरीर वापस आ गया। पंचतत्वों की शक्ति! आग ही शरीर थी। जब तक उसके शरीर से निकली हुई ज्वाला थी, तब तक वह फिर से प्रकट हो सकता था। यह पंचतत्वों की शक्ति थी। जब तक उसे एक ही वार में मार न दिया जाए, तब तक उसे मारा नहीं जा सकता था। लेकिन उसे चोट जरूर लगी थी। मेघना के मुंह के कोने से खून निकल रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने आर्यन से कहा, बॉस, यह प्राणी बहुत अद्भुत है। सभी लोग मुड़कर एक सुरक्षित जगह पर कूद गए। मीरा ने कहा, यह एक पृथ्वी राक्षस हो सकता है। आर्यन ने कहा, हाँ, यह एक पृथ्वी राक्षस है। मीरा ने कहा, जितनी बड़ी अंबर दल की खान, उतना ही मजबूत उसका संरक्षक जानवर। यह प्राणी किस दायरे का संरक्षक जानवर है?
आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किस दायरे का है, लेकिन जब मैंने इसे मुक्का मारा तो ऐसा लगा जैसे खुजली हो रही हो, और इसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। सभी के दिल की धड़कन बढ़ गई। संरक्षक जाति प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यमय जाति थी, और यह सबसे पहले प्रकट होने वाली जाति भी थी। वे इंसान नहीं थे, न ही कोई देवदूत थे, न ही कोई भगवान। उन्हें स्वर्गीय जानवरों और पृथ्वी राक्षस में विभाजित किया गया था, और उनका कोई विशिष्ट आकार नहीं था। उनके सामने जो मेंढक था, वह पृथ्वी राक्षस में से एक था। गुगु। दो गुर्राहट की आवाजों के साथ पृथ्वी राक्षस बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि वह अभी मेघना को निगल नहीं पाया था। उसके माथे पर अकेली आंख अचानक चमक उठी। उसकी मोती जैसी आंखों ने चारों ओर एक नजर डाली। हलाला, हलाला, हलाला। एक लेजर की तरह सुपर मजबूत हमला एक स्टील प्लेट को काटने जैसा था, और एक पल में यह टूट गया, जिससे जमीन फट गई। यह 5000 मीटर भूमिगत था। चट्टानें बहुत कठोर थीं, लेकिन उसके लिए वे कांच की तरह थीं, छूते ही टूट रही थीं। लेजर आंख। धिक्कार है। बड़ा हमला। आर्यन की आंखें तंग हो गईं, और तुरंत कहा, इसकी नजर से बचो। उसी समय उसने 5वें स्तर का नाग रूप का उपयोग किया। आर्यन ने तुरंत प्राचीन नाग रूप के स्तर को 5वें स्तर तक बढ़ाया, और उसके शरीर से एक ड्रैगन की दहाड़ निकली। तर्क के अनुसार जैसे ही कोई जाति ड्रैगन की दहाड़ सुनती, वे कुचल जाते, लेकिन उसके सामने वाला जीव ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। यह प्रतिक्रिया हमला बिल्कुल नहीं रुका। विवेकांश ने कहा, संरक्षक वंश हमारे ड्रैगन से पहले पैदा हुआ था। ये जीव प्राचीन दायरे के संरक्षक हैं। वे प्राचीन दायरे के अधिपति हैं। वे सभी अंबर दल, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और नीचे के छोटे दुनियाओं में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन वे शायद ही कभी प्रकट होते हैं, और वे दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए प्राचीन दायरे में उनके बहुत कम रिकॉर्ड हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी पिछली जिंदगी में उनसे मिले हो। आपने यह नहीं बताया कि नतीजा क्या था, लेकिन आपने हमें याद दिलाया कि अगर हम संरक्षक वंश से मिलें तो हमें रास्ता बदलना चाहिए और उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। आर्यन क्या था? वह कभी प्राचीन दायरे का नंबर 1 व्यक्ति था। लेकिन अगर वह संरक्षक वंश से मिलते ही अपना आपा खो बैठता, तो यह संरक्षक वंश कितना अद्भुत था। लेकिन विवेकांश जितना ज्यादा यह कहता, आर्यन की चुनौती देने की इच्छा उतनी ही मजबूत होती गई। तुम आर्यन जीत नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जीत नहीं सकता। तुम जितने मजबूत हो, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। आर्यन ने 5वें स्तर के प्राचीन नाग रूप की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया और सीधे पृथ्वी राक्षस के सिर पर कूद गया। उसने अपने दाहिने हाथ को पलटा और चिल्लाया, महान खजाने की तलवार। महान खजाने की तलवार उसके हाथ में आ गई, और उसने पृथ्वी राक्षस की आंखों की ओर जोर से वार किया। मैं तुम्हारी आंखें पहले ही फोड़ दूंगा। चाहे वह इंसान हो या जानवर, आंखें रक्षा के सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक थीं। अगर 5वें स्तर के नाग रूप की शक्ति से वार किया जाता, तो वे निश्चित रूप से अंधे हो जाते। आर्यन को पूरा भरोसा था। लेकिन जब उसने दोनों हाथों से तलवार नीचे मारी, पृथ्वी राक्षस की पलकें थोड़ी सी झपकीं, और लेजर गायब हो गया। यह कुछ भी नहीं था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।
और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3714। गद्यांश का हिंदी अनुवाद। पलक झपकते ही एक क्षण में समय का कोई अंतराल नहीं था। पलक झपकते ही आर्यन का दृष्टि क्षेत्र बदल गया। उसके नीचे पृथ्वी दैत्य मेंढक नहीं था, बल्कि फीनिक्स थी। इस पल उसने सचमुच फीनिक्स पर हमला करने के लिए अपनी महान खजाना तलवार का उपयोग किया। आर्यन की आंखें तंग हो गईं। वह जल्दी से रुका और पीछे की ओर कलाबाजियां करते हुए लगातार पीछे हट गया। चट्टानों से टकराया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। शक्ति तुरंत वापस ले ली गई। यह 5वें स्तर के प्राचीन ड्रैगन बॉडी की शक्ति भी थी। इससे आर्यन को अंदरूनी चोटें आईं। बॉस, बड़े भाई, आर्यन, सभी ने चिंतित होकर चिल्लाया। आर्यन जमीन से उठा और फिर से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह अभी भी फीनिक्स थी, जो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। पति, क्या हुआ? तुम्हें चोट क्यों लगी? यह सही नहीं है। यह सही नहीं है। यह लड़की साफ तौर पर नहीं आई। कुछ गड़बड़ है। आर्यन ने खुद को जगाने के लिए पूरी ताकत से सिर हिलाया। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार था। उसकी आंखों में पृथ्वी दैत्य मेंढक एक फीनिक्स था। वह निर्दोष और शुद्ध फीनिक्स लड़की थी। भले ही उसे अभी अंदरूनी चोटें लगी थीं, फिर भी ऐसा ही था। वह भ्रम से नहीं जागा, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी दैत्य मेंढक का भ्रम कितना मजबूत था। फीनिक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन खुद से पूछ बैठा। वह जानता था कि फीनिक्स नहीं आई थी, लेकिन वह फिर भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। बहादुर ने कहा, बड़े भाई, छोटी लड़की बिन बिन नहीं आई, तुम्हें क्या हुआ? वो हो ने भी उत्सुकता से पूछा। बॉस, क्या हुआ? बॉस के पृथ्वी दैत्य को देखने का तरीका अलग है। क्या हो रहा है? हाँ, उसकी आंखें प्यार से भरी हैं। लड़ने की भावना बिल्कुल नहीं है। क्या हो रहा है? बॉस, क्या हुआ? चाहे वह बहादुर हो या 5 तत्वों के भाई, ऐसा लग रहा था कि आर्यन ने उनकी बात नहीं सुनी। वास्तव में उसने यह सुना था, लेकिन उसकी नसें एक भ्रम में फंस गई थीं और उनकी आवाजों को स्वचालित रूप से अवरुद्ध कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे नहीं सुना। आर्यन की आंखें पृथ्वी दैत्य मेंढक पर टिकी थीं। यूनशी की भौहें तंग हो गईं और उसने गंभीरता से कहा, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन युग में सभी खेती तकनीक और मार्शल खेती संरक्षक कबीले से आए थे। किंवदंतियों के अनुसार संरक्षक कबीला सर्वशक्तिमान और कुछ भी करने में सक्षम है। वे सभी खेती तकनीकों, कीमिया, कलाकृति गढ़ने, गठन उत्कीर्णन, सब कुछ में कुशल हैं। बहादुर ने कहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यूनशी ने कहा, मुझे लगता है। आर्यन की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह पृथ्वी दैत्य के भ्रम के जाल में फंस गया होगा। भ्रम? आपका मतलब है कि वह भ्रम जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है? असंभव है ना? मैंने बॉस से ज्यादा दृढ़ निश्चय वाला किसी को नहीं देखा। भले ही यह एक भ्रम था, बॉस इसके जाल में नहीं फंस सकता था। क्या यह कुछ और हो सकता है? उन्होंने कुछ समय के लिए आर्यन का अनुसरण किया था, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि आर्यन किस तरह का व्यक्ति था। उसका स्वभाव दृढ़ था। इतनी मजबूत नियंत्रण क्षमता के साथ ऐसा व्यक्ति एक पल में भ्रम से कैसे प्रभावित हो सकता है? यूनशी ने कहा, उसका स्वभाव दृढ़ है, लेकिन अगर वह एक कबीले की रक्षा करने वाले पृथ्वी दैत्य का सामना करता है,
अगर किंवदंतियां सच हैं तो इन पृथ्वी दैत्यों को सभी मार्शल खेती का पूर्वज माना जा सकता है, जिसमें भ्रम भी शामिल है। बहादुर ने बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसकी भौहें झुक गईं और उसका दिमाग दौड़ गया। अगर यह एक भ्रम है, अगर आप भ्रम को तोड़ना चाहते हैं और जादूगर पर हमला करना चाहते हैं, बहादुर ने अपनी आंखें उठाईं और तुरंत चिल्लाया, वो तू वो मु। उन दोनों ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक भारी छलांग के साथ वे पृथ्वी दैत्य के सामने उतरे। पृथ्वी विस्फोट। गर्जना। गर्जना। पृथ्वी दैत्य मेंढक के चार पैर मोटी मिट्टी से ढके थे, जो उसे बांध रहे थे। विस्फोट। पृथ्वी की बढ़ती शक्ति फट गई। लेकिन पृथ्वी दैत्य मेंढक को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वोतू की खेती अभी भी बहुत कम थी। इस तरह का हमला उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। वो मुंह पीछे सिकुड़ गया। उसके हमले के लिए भी ऐसा ही था। पृथ्वी दैत्य मेंढक बिल्कुल नहीं हिला। यह एक खुजली को खरोंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उन दोनों ने बहादुर को देखा। बहादुर ने पृथ्वी दैत्य मेंढक को घूरते हुए उसकी हर हरकत और अभिव्यक्ति का अवलोकन किया। उन दोनों ने फिर से हमला किया। उनकी ताकत बढ़ गई। हालांकि यह अभी भी वैसा ही था। पृथ्वी दैत्य मेंढक बिल्कुल नहीं हिला, मानो उसे कोई दर्द ही न हो। बहादुर अभी भी अवलोकन कर रहा था। तुरंत वो जिन वो हो और वो शुई भी वहां खड़े हो गए, जो 5 अलग-अलग दिशाओं में पृथ्वी दैत्य मेंढक को घेरे हुए थे। उन पांचों ने एक ही समय में मुहरें बनाईं। गूंज। 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 उनमें से प्रत्येक एक प्रकार के गुण का प्रतिनिधित्व करता था। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 प्रकार उनके शरीर से जारी किए गए थे। उनका डांटियन जल रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने एक ही समय में अपनी शक्ति जारी की थी। उन पांचों ने एक के रूप में एक ही समय में अपनी शक्ति जारी की। तुरंत 5 तत्वों की शक्ति एक 5 तत्वों का गठन बनाने के लिए संयुक्त हो गई। उनके शरीर से 5 प्रकार की ऊर्जा और 5 रंग जारी किए गए, जो तुरंत एक साथ मिल गए और संयुक्त हो गए। उन पांचों ने एक दूसरे को देखा। उसका दिमाग हिल गया। उन पांचों ने एक ही समय में चिल्लाया, 5 तत्वों की शक्ति गिरो। बैंग 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 बैंग। ऊर्जा की 5 धाराएं हवा में दौड़ी, एक साथ मिल गईं और सीधे पृथ्वी दैत्य मेंढक के सिर पर जा गिरी। बहादुर की 2 आंखें सीधे उस पर टिकी थीं, जैसे उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसका पूरा अस्तित्व भी एक उग्र अवस्था में प्रवेश कर गया था। गर्जना। 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 पृथ्वी दैत्य मेंढक के सिर के ऊपर मजबूत शक्ति फट गई। पृथ्वी दैत्य मेंढक का शरीर भारी रूप से डूब गया। उन पांचों ने उत्साह की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ जोड़ा था और इसे जारी किया था। बहुत मजबूत। पृथ्वी दैत्य मेंढक के शरीर को डुबाने में सक्षम होने के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। हालांकि उनका खुश होने का इंतजार किए बिना पृथ्वी दैत्य मेंढक की एक आंख तंग हो गई और यह अंधीन क्रोध के साथ फट गया, जिससे एक कूक निकल गई। उसका शरीर बाहर निकल आया। गर्जना। हवा में कूदते हुए उसका विशाल शरीर जमीन पर भारी रूप से उतरा। मेंढक कौशल की तरह वह जमीन पर भारी रूप से उतरा। जमीन पर प्रभाव हिल गया। धमाका। शक्तिशाली शॉकवेव ने 5 तत्वों की शक्ति को सीधे तोड़ दिया जो एक साथ संयुक्त थे। यह तुरंत ढह गया। उन पांचों को भी तुरंत हवा में फेंक दिया गया। धमाका। धमाका।
एक एक करके वे चट्टान की दीवार से टकराए, उनके मुंह के कोने से खून निकल आया, उनके चेहरे पीले पड़ गए। लगभग उन पांचों को एक ही चाल में मार दिया गया था। यूनशी ने बहादुर को देखा और कहा, क्या तुमने कुछ देखा? बहादुर की भौहें झुक गईं। इस पल बहादुर के दिमाग में पृथ्वी दैत्य मेंढक का पूरा ऊर्जा संचलन और उसकी सभी मध्याह्न रेखाएं बिजली के जाल की तरह थीं। पृथ्वी दैत्य मेंढक की पूरी शक्ति उसके दिमाग में थी। उसका मस्तिष्क एक आइरिस स्कैनिंग कंप्यूटर की तरह था। एक पल के लिए रुकने के बाद बहादुर ने गहरी आवाज में कहा, तुम में से कौन पशुपालन जानता है? पशुपालन? यूनशी चौंक गया और आलस से कहा, इस समय अगर हम पशुपालन जानते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पृथ्वी दैत्य को वश में कर सकते हो? बहादुर ने कहा, हाँ। इस व्यक्ति के शक्ति संचलन को उत्तम कहा जा सकता है। उसके शरीर में लगभग कोई कमजोरी नहीं है। चाहे वह ताकत हो या रक्षा, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। मुझे उससे निपटने का कोई और तरीका नहीं सूझ रहा है। पशुपालन ही एकमात्र तरीका हो सकता है। तुममें से कौन पशुपालन जानता है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3715। मोहजाल से मुक्ति। आर्यन एक गहरे मोहजाल में फंस चुका था। चारों ओर सब कुछ शांत था, पर यह एक भयावह शांति थी। उसके साथी, जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, अब अपनी हिम्मत खो चुके थे। उन सबका आधार, उनका सहारा, कहीं खो गया था। बहादुर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रिया बेहद परेशान थी, उसकी आंखें लगातार आर्यन की ओर देख रही थीं, जो एक ही जगह पर स्थिर खड़ा था। अष्टयुद्धदेव, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे, एक एक करके दूर फेंके गए थे। वे सब बुरी तरह घायल थे। इसी क्षण बहादुर के दिमाग में एक उपाय आया। एक ऐसा उपाय जिससे उस विशाल पृथ्वी यांग गुफा के प्राणी, पृथ्वी एकलिंगी, को रोका जा सकता था। पर पशुपालन कौन जानता है? उसने खुद से पूछा। रिया ने अपने पिछले और इस जीवन में कभी पशुपालन का अभ्यास नहीं किया था। और बहादुर तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। जैसे ही वह हताश होने लगा, एक सफेद आकृति हवा में तैरती हुई जमीन पर उतरी और चिल्लाई, मैं जानता हूं। बहादुर चौंककर रुका और देखा। बड़े भाई शौर्यन। यह शौर्यन था। वह मुख्य महल से निकलकर उत्तरी शिखर पर आ गया था। आर्यन के भूमिगत सील में प्रवेश करने की खबर सुनते ही उसने बिना हिचकिचाए सील को खोला और उसके पीछे चला गया। वह आर्यन के साथ रहना चाहता था, उससे सीखना चाहता था। शौर्यन के पास आर्यन से सीखने के लिए बहुत कुछ था। उसकी वर्तमान शक्ति तलवार सम्राट के स्तर पर थी, और वह जानता था कि अपने जीवनकाल में वह केवल तलवार सम्राट की प्रारंभिक अवस्था तक ही पहुंच पाएगा। इस स्तर तक पहुंचने में भी उसे कई साल लग जाते। वह यह सब नहीं चाहता था। वह अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह नहीं बिताना चाहता था। वह यह देखना चाहता था कि आकाशभक्षी चूहा किस तरह उड़ता है और अंबर दल के सदस्य किस तरह से शक्तिशाली होते हैं। वह जानना चाहता था कि देवताओं का आयाम कैसा था। इसीलिए उसने अपने गुरु को छोड़ दिया था और आर्यन के पास आ गया था। शौर्यन का शरीर एक चिड़िया की तरह हल्का था। उसने अपने पैर से हल्का सा दबाया और बहादुर के पास उतर गया। पृथ्वी एकलिंगी की शक्ति को महसूस करते हुए शौर्यन का दिल सिकुड़ गया। उसने घबराहट से पूछा, जल्दी बताओ, हमें क्या करना चाहिए? समय तेजी से बीत रहा था।
पृथ्वी एकलिंगी पहले से ही क्रोधित था। उसने एक ही चाल में अष्ट युद्धदेव को उड़ा दिया था और उसकी ऊर्जा और भी उग्र हो रही थी। अगर वह पूरी तरह से पागल हो गया तो यहाँ मौजूद हर कोई मर जाएगा। बहादुर ने तुरंत कहा, यह आसान है। उसकी मानसिक ऊर्जा उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। जब तक हम पशुपालन का उपयोग करके उसके मानसिक नियंत्रण को बाधित करते हैं, तब तक बड़े भाई इस मोहजाल से मुक्त हो जाएंगे। बहादुर ने आगे कहा, एक और कारण है। मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था कि पशुपालन की कला बाहरी क्षेत्रों से प्राचीन दुनिया में आई थी। अभी रिया ने कहा था कि ये संरक्षक समूह मार्शल कल्टीवेशन के पूर्वज हैं। कोई भी कल्टीवेशन सिस्टम उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पशुपालन की कला उनके द्वारा नहीं बनाई गई थी। अगर मैंने जो किताब पढ़ी वह झूठ नहीं बोल रही है, तो पशुपालन तकनीकें ही उनकी कमजोरी हैं। बहादुर 8 दिमाग वाला एक जीनियस था। अगर वह एक बार कोई किताब पढ़ता था तो वह हर एक शब्द को याद कर लेता था। यह उसकी क्षमता थी। रिया थोड़ी हैरान थी। उसने बहादुर को देखा और कहा, हाँ, ऐसा ही लगता है। शुरुआत में प्राचीन दुनिया में पशुपालन की तकनीकें नहीं थीं। इसी क्षण तब तक शौर्यन दौड़कर आ चुका था। कुछ ही दूरी पर खड़े आर्यन पर एक नजर डालते हुए उसका दिल सिकुड़ गया। फिर उसने अपनी इच्छा शक्ति पृथ्वी एकलिंगी की ओर निर्देशित की। गूंज एक मानसिक कड़ी बन गई। एक आध्यात्मिक चेतना सीधे पृथ्वी एकलिंगी के शरीर में प्रवेश कर गई। यह तुरंत उसके दिमाग में घुस गई। यह इसी क्षण था कि शौर्यन की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी शक्ति को पृथ्वी एकलिंगी के दिमाग में खींच लिया जाएगा। विशाल, अतुलनीय रूप से विशाल। इतना विशाल कभी नहीं था। चेतना का एक विशाल समुद्र। इसका कोई अंत नहीं था। जब उसकी आध्यात्मिक चेतना पृथ्वी एकलिंगी के ज्ञान के समुद्र में प्रवेश की तो वह एक रेत के दाने की तरह महसूस हुई। वह बहुत छोटी थी। क्या हो रहा है? रिया ने शौर्यन के तेजी से पीला पड़ते चेहरे को देखा और पूछा, यह अचानक क्या हुआ? बहादुर ने माथे पर शिकन डाली और कहा, चेतना का समुद्र। लाखों करोड़ों वर्षों की साधना के बाद पृथ्वी एकलिंगी का ज्ञान का समुद्र पहले ही एक असीम क्षेत्र तक फैल चुका है। इस तरह की स्थिति में अगर आध्यात्मिक चेतना उसकी आध्यात्मिक शक्ति में हस्तक्षेप करना चाहती है तो मुझे डर है। शौर्यन के भाव को देखकर बहादुर तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसी समय उसने पृथ्वी एकलिंगी के ज्ञान के समुद्र को महसूस किया। रिया ने पूछा, एक असीम चेतना का समुद्र? तो उसका क्या होगा? बहादुर ने गंभीर होकर कहा, वह मर सकता है। क्या रिया चौंक गई? तो आर्यन का क्या होगा? बहादुर ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसने कुछ नहीं कहा। अगर मोहजाल नहीं टूटता तो आर्यन में लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी एकलिंगी उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा। जब तक वह पृथ्वी एकलिंगी की आध्यात्मिक शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आर्यन का मोहजाल गायब नहीं होगा। वह बस मोहजाल में डूबा रहेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जब आर्यन मोहजाल में फंसा तो विवेकांश भी एक रास्ता सोच रहा था और उसे याद दिला रहा था कि बहादुर की आवाज आर्यन को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह विवेकांश की आवाज सुन सकता था। बस यही था। उसे अभी तक इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला था। विवेकांश ने कहा, ये संरक्षक समूह प्राचीन दुनिया के पूर्वज हैं। वे हम सिंह से भी पुराने हैं और वे हर तरह की साधना तकनीकों में निपुण हैं।
मोहजाल उनमें से एक है। आर्यन ने कहा, बकवास मत करो, उसके मोहजाल को तोड़ने का कोई तरीका सोचो। आर्यन का दिमाग साफ था, लेकिन यह बेकार था। उसके लिए पक्षी पर हमला करना असंभव था। भले ही वह जानता था कि वह पक्षी नहीं था, वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह पक्षी वही व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। वह अपने दिल की उस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। विवेकांश ने कहा, मोहजाल उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। अगर आध्यात्मिक शक्ति इसे बाधित कर सकती है, तो एक मौका हो सकता है। अभी वे पहले से ही पशुपालन का उपयोग कर रहे हैं। अवसर की प्रतीक्षा करो। विवेकांश वह सब कर सकता था जो बहादुर और बाकी लोग कर रहे थे। गुलुलु। पृथ्वी एकलिंगी ने गुगु की आवाज निकाली और ध्वनि तरंग बाहर निकली। बहादुर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शौर्यन का चेहरा भी और भी पीला पड़ गया। हालांकि शौर्यन ने हार नहीं मानी। अगर वह आर्यन के साथ रहना चाहता था, तो उसे कुछ ताकत दिखानी थी। नहीं तो आर्यन के साथ रहने की क्या योग्यता थी? आर्यन के आसपास के लोगों में से कौन उससे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं था? आह! आह! शौर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसके माथे पर नसें उभर आईं और उसकी आंखों में खून के निशान दिखाई दिए। वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक चेतना को बाहर निकाल रहा था। उसके नाक से खून बहने लगा और उसका दिमाग लगभग इसे सहन नहीं कर पा रहा था। आह! ऐसा लग रहा था जैसे वह पागलपन में गिर गया हो। अचानक पशुपालन की आध्यात्मिक चेतना अचानक हिल गई। पृथ्वी एकलिंगी के शरीर पर भी ऊर्जा अचानक गायब हो गई। यह ऐसा था जैसे एक कार अचानक रुक गई हो। बहादुर चिल्लाया, बड़े भाई! विवेकांश ने इसे महसूस किया और तुरंत कहा, यह सही समय है। धड़ाम! आर्यन की मानसिक शक्ति फट गई। पृथ्वी एकलिंगी का मानसिक नियंत्रण अस्तव्यस्त हो गया और आर्यन ने इसका फायदा उठाकर भाग गया। हूहू हूहू, हूहू हूहू। उसी पल आर्यन मोहजाल से जाग गया। वह एक बैल की तरह हाँफ रहा था और उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। हालांकि मोहजाल चला गया था और उसने शौर्यन को देखा जिसके नाक से खून बह रहा था। आर्यन की आंखें तंग हो गईं। बहादुर ने शौर्यन पर चिल्लाया, बड़े भाई शौर्यन, जल्दी से अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले लो। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शौर्यन ने जो कहा वह नहीं सुना। इस क्षण शौर्यन की आध्यात्मिक चेतना को पृथ्वी एकलिंगी ने मजबूती से पकड़ लिया था और शौर्यन का शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। वह शौर्यन के अभी-अभी के मानसिक हस्तक्षेप से बहुत नाखुश था। गुगु गुगु क्रोधित होकर ऐसा लग रहा था कि वह शौर्यन को टुकड़ों में कुचल देना चाहता था। इस क्षण आर्यन ने गंभीरता से कहा, क्या तुमने मेरे लोगों को मारने से पहले मुझसे पूछा था? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल
स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3716। आर्यन ने पहले कभी प्राचीन क्षेत्र की पशु नियंत्रण तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन चाहे कितने भी बदलाव क्यों न हो, पशु नियंत्रण तकनीकें निश्चित रूप से एक जैसी ही थीं। इसके अलावा वह प्राचीन पशु नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करता था। एक विचार के साथ एक शक्तिशाली मानसिक नियंत्रण सीधे पृथ्वी पशु मेंढक के चेतना के सागर में प्रवेश कर गया। इस पल आर्यन ने भी महसूस किया कि यह असीम रूप से विशाल था। हे भगवान, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा चेतना का सागर बहुत बड़ा है, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में यह उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। आर्यन का हृदय कांप उठा। चेतना का सागर जितना बड़ा होगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त यह विशाल चेतना का सागर किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को निगल सकता था जो उसके शरीर में प्रवेश करती थी, और इसी कारण से मीनराज गंभीर रूप से घायल हो गया था। आर्यन का पशु नियंत्रण का विचार पृथ्वी पशु मेंढक के शरीर में प्रवेश कर गया और तेजी से चेतना के सागर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को खोजने लगा। उसी समय जब पृथ्वी पशु मेंढक ने महसूस किया कि आर्यन का पशु नियंत्रण का विचार उसके चेतना के सागर में प्रवेश कर गया है, तो वह क्रोधित हो गया और गर्जना करने लगा। उसके चारों ओर की दुनिया ढहने वाली लग रही थी। उसके शरीर से एक असीम रूप से शक्तिशाली बल निकला। धड़ाम! मीनराज सबसे पहले बाहर की ओर उड़ गया, एक चट्टान की दीवार से टकरा गया। उसने खून का एक घूंट थूका और बड़ी मुश्किल से बोला, छोटे भाई आर्यन, इस व्यक्ति का चेतना का सागर बहुत मजबूत है। चलो चलें। मीनराज चला। उसके हाथ में एक पतली और लंबी तलवार थी, और अपने शरीर के झटके से तलवार सम्राट क्षेत्र की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। भो भो भो! गूंजती हुई ध्वनियों की लहरें फूट पड़ी, और हवा में अनगिनत तलवार की छवियां लगातार मीनराज के हाथ में तलवार पर आरोपित होती गईं, जो पृथ्वी पशु की ओर नीचे की ओर झपट रही थी। वनी ने तुरंत कहा, यह बेकार है। उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना लंबी तलवार नीचे की ओर गई, और जब यह अभी भी पृथ्वी पशु मेंढक से 2 मीटर दूर थी, तो एक शक्ति का विस्फोट सीधे उसकी लंबी तलवार को रोक दिया। उसकी ताकत का विस्फोट हुआ। लंबी तलवार मुड़ गई। धड़ाम! लंबी तलवार टूट गई। टूटी हुई तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई, और मीनराज को एक बार फिर से उड़ा दिया गया। इस बार उसकी चोटें और भी गंभीर थीं, और जो खून उसने थूका था वह भी काला था। वनी ने चिंतित होकर कहा, ऊपर मत जाओ। इस व्यक्ति की रक्षा और ताकत लगभग सही है, यह अभेद्य है। ऊपर जाना मौत को दावत देना है। वनी ने आर्यन की ओर देखा और चिल्लाया, बड़े भाई, अगर तुम नहीं कर सकते तो भूल जाओ। चलो चलें। जब तक वे उस संकीर्ण छेद में भाग जाते, पृथ्वी पशु मेंढक शायद उनका पीछा नहीं कर पाता। यह उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका हो सकता था। लेकिन वनी आर्यन के स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसके लिए जाना असंभव था। निश्चित रूप से पृथ्वी पशु एक संरक्षक जाति थी जो प्राचीन क्षेत्र की रखवाली करती थी। इन साथियों को प्राचीन युग के मालिक कहा जा सकता था। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? क्या हुआ अगर उसके पास मालिक का प्रभामंडल नहीं था? जब तक वह उसे मारता, प्राचीन युग की एक प्राचीन दिव्य कलाकृति गिर सकती थी। यह सोचकर आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह वास्तव में पृथ्वी पशु को मारना चाहता था।
बहुत ज्यादा। लेकिन इस स्थिति में खुद को छोड़कर हर कोई घायल था। यदि पृथ्वी पशु फिर से हमला करता तो ये लोग न केवल घायल होते बल्कि वे यहां मर भी जाते। आर्यन उसे मारना चाहता था, लेकिन वह अपने भाई के जीवन को और अधिक बचाना चाहता था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग पहले जाओ, संकीर्ण छेद में भाग जाओ, उस पर एक मुहर लगी है, यह व्यक्ति पीछा नहीं कर पाएगा। विनी ने कहा, तुम्हारे बारे में क्या? आर्यन ने कहा, मैं उसे पहले रोकूंगा, तुम लोग पहले जाओ। जल्दी। मेघा ने आर्यन की ओर देखा। वह अपनी बुलाने की शक्ति को छोड़ना चाहती थी, लेकिन भले ही वह उस युद्ध पालतू जानवर को बुलाती, यह शायद पृथ्वी पशु का मुकाबला नहीं कर पाती। आर्यन ने मेघा की ओर देखा और कहा, तुम क्यों झिझक रही हो? तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ यहाँ रात बिताना चाहती हो? मुझे अभी भी याद है कि तुम मुझ पर एक रात का एहसान मानती हो। चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। जो व्यक्ति मेरा जीवन ले सकता है वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। जल्दी चलो चलें। मेघा ने आर्यन की ओर देखा। विनी जानता था कि अगर यह खींचता रहा तो वे सब यहां मर जाएंगे। इस पृथ्वी पशु से निपटने का वास्तव में कोई तरीका नहीं था। अभी आर्यन का पशु नियंत्रण इरादा पृथ्वी पशु मेंढक के चेतना के सागर में प्रवेश कर गया था। अन्यथा यदि उसने थोड़ी भी अपनी शक्ति को उजागर किया होता तो वे सब मर जाते। यदि वे अब नहीं जाते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। विनी चिल्लाया, बड़े भाई सावधान। चलो चलें। चलो चलें। पंचतत्व भाई रहना चाहते थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे केवल आर्यन को नीचे खींचते। मालिक सावधान। मालिक सावधान। मीनराज ने आर्यन पर एक नजर डाली और माथे पर शिकन डाली। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें जीवित रहना होगा। वह आर्यन से सीखने के लिए यहाँ था। अब जब वह अभी अभी आया था, अगर आर्यन को कुछ हो जाता तो हथौड़ा सीखने का क्या मतलब था? आर्यन ने मीनराज की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम मेरे भाई होगे। उनकी रैंक ऊंची नहीं है, वे लंबे समय तक नहीं उड़ पाएंगे। हमें भाई मीनराज पर भरोसा करना होगा। मीनराज की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं। तलवार सम्राट क्षेत्र का प्रभामंडल फूट पड़ा, सभी को ऊपर उठा दिया। एक भारी आवाज के साथ उसने कहा, चलो चलें। वे चले गए। अजीब तरह से पृथ्वी पशु मेंढक ने उन्हें नहीं रोका। आर्यन का पशु नियंत्रण इरादा उसके चेतना के सागर में प्रवेश कर गया था, लेकिन इसने उसे नियंत्रित नहीं किया। इसके अलावा उसके पास विनी और अन्य लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति थी जो भागना चाहते थे। लेकिन पृथ्वी पशु मेंढक ने ऐसा नहीं किया। उसकी एक आंख पूरे समय आर्यन को घूर रही थी। आर्यन के प्राचीन नाग शरीर की शक्ति के विस्फोट से लेकर प्राचीन पशु नियंत्रण तकनीक की शक्ति तक वह कुछ हद तक चकित था। अपने भाइयों को जाते देख आर्यन ने अपना विचार वापस ले लिया और अपने पशु नियंत्रण इरादे को वापस ले लिया। पशु नियंत्रण, पृथ्वी पशु को अपना युद्ध पालतू जानवर बनाना। वह मौजूद नहीं था। वह जो चाहता था वह एक विस्फोट था, एक युद्ध पालतू जानवर नहीं। इसके अतिरिक्त उसने अभी थोड़ी देर के लिए खोजा था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद वह पृथ्वी पशु के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी नहीं ढूंढ पाया था। पशु नियंत्रण की शक्ति इसे दबा नहीं सकती थी, इसलिए इसे वश में करना बहुत मुश्किल था। यह मूल रूप से असंभव था। यदि यह जारी रहा तो यह केवल उसकी खुद की मानसिक ऊर्जा का उपभोग करेगा
और उसे पृथ्वी पशु मेंढक की मानसिक ऊर्जा द्वारा भी खाया जा सकता था। आर्यन 100 मीटर दूर कूद गया। उसका दिमाग तनाव में था। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता। आर्यन के शब्दों को सुनकर विवेकांश का दिल तुरंत कस गया। मालिक, आप प्राचीन नाग शरीर के छठे स्तर की शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। यह उसकी सबसे मजबूत शक्ति थी। यदि वह पृथ्वी पशु मेंढक से निपटना चाहता था, तो प्राचीन नाग शरीर के छठे स्तर की शक्ति भी उपयोगी नहीं हो सकती थी। वह जो खोलना चाहता था वह 7वां स्तर था, या और भी ऊंचा। विवेकांश ने कहा, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप इस शक्ति का फिर से जबरन उपयोग नहीं करेंगे? आर्यन ने गंभीर होकर कहा, मैं अब इतना परवाह नहीं कर सकता। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, और वह थी पृथ्वी पशु को विस्फोट करना। इसे विस्फोट करना पड़ा। उस पल में आर्यन की हथेली चली। भो! उसके हाथ की हथेली से खून का एक बूंद ऊपर तैरने लगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3717। रौद्र शक्ति का उदय। आर्यन डर से कांप रहा था। उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। प्राचीन ड्रैगन शरीर की छठी परत ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, और वह अब इसे सक्रिय नहीं कर सकता था। मगर अचानक उसके भीतर का रक्तसार, ब्लड एसेंस, उत्तेजित हो उठा। यह प्राचीन ड्रैगन शरीर की छठी परत को सक्रिय करने के लिए नहीं था, बल्कि एक और भी शक्तिशाली ऊर्जा को जगाने के लिए था। रक्तसार। आर्यन का रक्तसार किसी और के रक्त से अलग था। इसमें अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी, और यह भी एक तरह का बलिदान था। यह स्वयं का बलिदान था। जितना अधिक वह रक्तसार का उपयोग करता, उसका भविष्य उतना ही कठिन हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, रक्तसार की एक बूंद को तैयार करना भी बहुत मुश्किल था। आर्यन को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन चांगदत्त को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसके शरीर में रक्त की हर बूंद को बनने में हजारों साल लगते थे। इस रक्तसार से कितनी शक्ति पैदा होती थी, इसका अनुमान लगाना भी असंभव था। हर बूंद का उससे गहरा संबंध था। इसका अधिक उपयोग करने से उसका शरीर दिन-ब-दिन कमजोर होता जाता। यह उसकी जीवन अवधि, उसकी खेती और सभी प्रकार के गुणों को प्रभावित करता। उस समय चाहे वह काला हो या सफेद या पुराना राक्षस, जब उन्होंने आर्यन को अपना रक्तसार इस्तेमाल करते देखा, तो वे सभी घबरा गए। उसे रोकना भी बेकार था। काले और सफेद ने भी एक से ज्यादा बार आर्यन को चेतावनी दी थी कि वह अपने रक्तसार का कम से कम इस्तेमाल करे। लेकिन आर्यन का स्वभाव जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन था। अगर वह लड़ाई करने पर आ जाता, तो वह लड़ता था। उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था। यह एक धरती का जानवर था। प्राचीन दुनिया का संरक्षक कबीला। इस जीव की उम्र शायद प्राचीन दुनिया जितनी ही पुरानी थी। इस तरह का बॉस, राक्षस, सबसे प्राचीन बॉस था। शायद अगर वह फट जाता तो स्वर्ग में चढ़ जाता। वह उसे जाने कैसे दे सकता था? बेशक नहीं। आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैं अब इतना ध्यान नहीं दे सकता। अगर मैं इसे नहीं मारता, तो मैं सो नहीं पाऊंगा। आर्यन ने अपनी नाक के पुल को पोंछा और अपने हाथ के ऊपर तैरते हुए रक्तसार को घूर कर देखा। जैसे ही आर्यन एक और भी शक्तिशाली प्राचीन ड्रैगन शरीर को छोड़ना वाला था, अचानक धरती के जानवर मेंढक ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं। वह इंसानों की भाषा में बोला, और उसके शब्द बहुत स्पष्ट थे।
यह ऐसा था जैसे वह किसी इंसान से बात कर रहा हो। आर्यन चौंक गया, उसका जबड़ा लगभग गिर गया। तुमने क्या कहा? वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। वह थोड़ा भ्रमित था। क्या धरती का जानवर बोल सकता था? और वह इंसानों की भाषा बोल रहा है। धरती के मेंढक ने कुछ और निगला। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मुझे जानते हो? क्या हम मिले हैं? मुझे इसका कोई अंदाजा क्यों नहीं है? आर्यन ने अपने हाथ के ऊपर तैरते हुए रक्तसार को देखा और मन में सोचा, यह इंसान मुझसे डर तो नहीं रहा है ना? उसके रक्तसार की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। साधारण राक्षसी जानवर इसे छीनने के लिए दौड़े आते। लेकिन जो लोग जानते थे, वे निश्चित रूप से समझेंगे। इस तरह के रक्त वाले व्यक्ति में कमजोरी कैसे हो सकती है? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, और अधिक सटीक होने के लिए मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूं। तुम मेरी शक्ति को पहचानते हो? आर्यन फिर से चौंक गया। चांगदत्त थोड़ा उत्तेजित हो गया और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी शक्ति एक कीड़े की है। कीड़ा? धत तेरी! आर्यन तुरंत आगब बोला हो गया। ड्रैगन कीड़े हैं? यह? आर्यन बहुत अप्रसन्न था। आर्यन ने कहा, ड्रैगन? यह ड्रैगन है। यह एक ड्रैगन की शक्ति है। क्या तुम समझते हो? धरती के जानवर मेंढक ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया, मानो उसे अतीत में कुछ याद आ गया हो, और कहा, मुझे याद है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। यह ड्रैगन्स की शक्ति है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन हो या नहीं। मेरी नजरों में तुम सब कीड़े हो। पक्षी आर्यन को खून की उल्टी हो रही थी। पूर्व अधिपति, राजा और अत्याचारी ड्रैगन्स को वास्तव में कीड़े कहा गया। अगर इन शब्दों को उन ड्रैगन्स के पूर्वजों ने सुना होता जो मर चुके थे, तो वे शायद अपनी कब्रों से बाहर निकल आते। भले ही वे धरती के जानवर को हरा नहीं पाते, फिर भी उन्हें हथौड़ा मारना पड़ता। लेकिन धरती के जानवर की तुलना में ड्रैगन्स वैसे ही थे जैसा उसने कहा, एक प्रकार का कीड़ा, बस दूसरे कीड़ों से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली। चांगदत्त ने बार बार कहा, उसने कहा कि वह इस तरह की शक्ति को जानता है। क्या इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में देखा है? गुरु, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने संरक्षक कबीले के विशेषज्ञों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। क्या वह यहाँ हो सकता है? वह बहुत उत्तेजित था, असाधारण रूप से उत्साहित। वह आर्यन से भी ज्यादा उत्साहित था। किसी को यह जानना था कि यह एक धरती का जानवर था जो कबीले की रक्षा करता था। आर्यन इतना उत्साहित नहीं था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसका दिल अभी भी थोड़ा घृणा से भरा हुआ था, क्योंकि उसने कहा, तुमने कहा कि तुम मेरी शक्ति को जानते हो, तुम इसे कैसे जानते हो? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, मैंने इसे पहले देखा है। चांगदत्त ने उत्तेजित होकर कहा, बेशक। आर्यन ने उदासीनता से कहा, पहले देखा है? तुमने इसे कैसे देखा? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, उस समय मैं अभी भी छोटा था। एक व्यक्ति जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही शक्ति का उपयोग करता था, हमारे संरक्षक कबीले के धरती जानवर कबीले को मिला। उस समय मैं अभी भी छोटा था। शब्दों ने आर्यन को चौंका दिया। उस समय? धिक्कार है। अगर यह सच में आर्यन था, तो यह कितने साल पहले की बात थी? यह जीव कितने समय से जीवित था? किसी को यह जानना था कि देवताओं की भी एक सीमित जीवन अवधि होती है, यहाँ तक कि शाश्वत दुनिया में भी ऐसा ही था। जब तक किसी की खेती में सुधार नहीं होता, किसी की जीवन अवधि भी सीमित होती थी। यह एक अंतहीन जीवन अवधि नहीं थी।
यह अकल्पनीय था। धरती का जानवर मेंढक आगे बोला, तुम हमें मिले और हमें विदेशी विशेषज्ञों से निपटने के लिए कहा, लेकिन कुलपति सहमत नहीं हुए और फिर हम लड़े पूरे 1 महीने तक। तुमने अकेले ही हमारे धरती जानवर कबीले के 3 बुजुर्गों को हराया। आर्यन की आंखें दंग रह गईं। 1 महीने में 3 बुजुर्गों को हराया? क्या यह शक्तिशाली है या कमजोर? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, हमने अपने संरक्षक कबीले में कभी हार नहीं मानी है, लेकिन अंतिम व्यक्ति को कुलपति ने एक ही चाल में हरा दिया। एक ही चाल में हार गए। आर्यन फिर से चौंक गया। आर्यन अद्भुत है। ऐसा लगता है कि सबसे अद्भुत लोग अभी भी ये संरक्षक कबीले हैं। उस समय आर्यन कितना अद्भुत था। वह दुनिया में अजेय माना जाता था, हजारों कुलों द्वारा पूजा जाता था और कोई भी विशेषज्ञ उसकी मुट्ठियों के नीचे कराहता था। लेकिन वह एक ही चाल में हार गया। आर्यन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वह गंभीर रूप से घायल होने पर एक ही चाल में हार गया हो, है ना? आखिरकार वे 1 महीने से लड़ रहे थे। धरती के जानवर मेंढक ने कहा, बेशक नहीं। हर लड़ाई के बाद हम उसे 2 घंटे के भीतर ठीक होने देते थे और वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। 2 घंटे के भीतर ठीक हो जाओ, यह बहुत अच्छी चीज है। आर्यन गुप्त रूप से उत्साहित था। उसने धरती के जानवर मेंढक को देखा और पूछा, उसके बाद क्या हुआ? धरती के जानवर मेंढक ने कहा, उसके बाद वह चला गया और कुलपति दुनिया के संघर्षों में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन उसके बाद आदिम दुनिया वास्तव में खतरे में थी। शून्य खंडहर, असुरगर्त, देवताओं की आदिम कब्र और नरक दरारें दिखाई दीं। आदिम दुनिया ढहने की कगार पर थी। धरती जानवर कबीले के कुलपति और स्वर्गीय जानवर कबीले के कुलपति बातचीत करना चाहते थे और अंत में उन्होंने विरोध करने के लिए सेना भेजी, लेकिन विदेशी विशेषज्ञों ने सिर्फ इन 4 जगहों पर ही हमला नहीं किया। उन्होंने उस जगह पर भी हमला किया जहां संरक्षक कबीले रहते थे। वह लड़ाई, आसमान काला हो गया और अनगिनत नए पैदा हुए विमान धूल में मिल गए। बुजुर्ग गिर गए, कुलपति लड़ाई में मर गए और लगभग सभी संरक्षक कबीले मर गए। अंत में स्वर्गीय जानवर कबीले के कुलपति और धरती जानवर कबीले के कुलपति आपस में मिल गए और विदेशी विशेषज्ञों को बाहर निकाल दिया गया। इसी वजह से दुनिया ने युद्ध जीत लिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता। मरने से पहले कुलपति ने धरती जानवर कबीले को बताया था कि अगर उन्हें वह आदमी मिल जाए या अगर उनके किसी भी वंशज को उसे धन्यवाद देना याद हो, आदिम दुनिया की रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं या इस कहानी में कुछ और जोड़ूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3718। एक बार फिर से सभी चीनी नामों को हिंदी में अनुवाद किया गया है और उन्हें स्थायी रूप से सहेज लिया गया है। इस बार के गद्यांश में कुछ नए नाम आए हैं जिन्हें हिंदी में अनुवाद करके सहेज लिया गया है। अंबर दल का नया संरक्षक। अतीत के रहस्यों ने आर्यन को हतप्रभ कर दिया। संरक्षक वंश के अलावा इन बातों को कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि चाचा भी नहीं। जब वह विदेशी दुश्मनों से लड़ रहे थे तब संरक्षक वंश भी लड़ रहा था। बस इतना था कि चाचा को बस इतना ही पता था कि संरक्षक वंश बहुत शक्तिशाली है और उन्होंने सिंह परिवार के वंशजों को उनसे पंगा न लेने की सलाह दी थी। आर्यन ने पृथ्वी दैत्य मेंढक को देखा और कहा, एक संरक्षक वंश का सदस्य बनूं। क्या इसमें कोई फायदा है? पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, फायदा? मुझे नहीं पता कि फायदे क्या होते हैं,
लेकिन तुम्हारे इंसानों की फायदे की परिभाषा के अनुसार यह स्वर्ग है। यहाँ अनगिनत साधना के संसाधन हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के शक्तिशाली साधना तकनीक हैं। यहाँ सभी प्रकार के प्राचीन दिव्य हथियार और युद्ध के उपकरण हैं। क्या इन्हें फायदा माना जाता है? आर्यन यह सुनकर लगभग लार टपकाने लगा। हर एक बात उसे बेहद उत्साहित कर रही थी और उसने कहा, अब जब वह चला गया है तो मैं उसकी जगह ले सकता हूं और एक संरक्षक वंश का सदस्य बन सकता हूं। इन चीजों के साथ वह कितने वर्षों तक लड़ सकता था? स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें होनी ही चाहिए। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कुलपति ने बस इतना ही कहा था कि वह एक संरक्षक वंश का सदस्य बन सकता है। उसने अपने वंशजों के बारे में कुछ नहीं कहा। धत! तो मुझे यह सब बताने का क्या फायदा? आर्यन को तुरंत लगा कि ये सारे दिव्य हथियार गायब हो गए हैं और उसके चेहरे पर नाराजगी छा गई। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, हालांकि अगर तुम वह कर सको जो उसने किया था तो तुम भी एक संरक्षक वंश के सदस्य बन सकते हो। आर्यन हंसा, उसके जैसा। विदेशी विशेषज्ञों से बचाव? क्या विदेशी दुश्मन अब भी आते हैं? पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, हाँ। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं, लेकिन विदेशी दुश्मन कहाँ हैं? मुझे बताओ, मैं जाकर उसे पहले मार डालूंगा। विदेशी दुश्मन? उन दो छवियों के अलावा आर्यन ने पहले कभी किसी से मुलाकात नहीं की थी। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, वे पहले से ही प्राचीन दुनिया के बहुत करीब हैं। इन वर्षों में वे प्राचीन दुनिया पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा जब विदेशी दुश्मनों को प्राचीन दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था तो हमारे संरक्षक वंश ने बहुत बलिदान दिया था और इतने वर्षों के बाद भी हम उबर नहीं पाए हैं। हम उन लोगों की भी तलाश कर रहे हैं जो संरक्षक वंश बन सकते हैं, लेकिन हमें एक भी नहीं मिला। क्या तुम एक संरक्षक बनना चाहते हो? आर्यन ने पृथ्वी दैत्य मेंढक पर अपनी आंखें घुमाईं। जैसे ही वह बोलने वाला था, विवेकांश ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, उससे वादा करें, उससे वादा करें। विवेकांश अतुलनीय रूप से उत्साहित था। यह संरक्षक वंश का निमंत्रण था। यह एक सम्मान था। अगर वे एक संरक्षक वंश बन जाते तो यह प्राचीन दुनिया के संरक्षक बनने के बराबर होता। वह प्राचीन दुनिया में सब कुछ पा सकता था। इस तरह आर्यन के एक विश्व स्वामी बनने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। यह एक जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चूक सकता था। विवेकांश ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, आपको मना नहीं करना चाहिए। हालांकि संरक्षक वंश गुप्त है, उन्हें प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली वंश कहा जा सकता है। यदि आप संरक्षक वंश का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो सिंह परिवार का उदय केवल समय की बात है। हम एक बार फिर से प्राचीन काल पर हावी होंगे। विवेकांश लड़खड़ा रहा था। कोई भी ऐसे अवसर को नहीं छोड़ता। आर्यन का मना करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जैसे ही विवेकांश ने बात की, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग! सिस्टम अधिसूचना, खिलाड़ी आर्यन को संरक्षक खोज सक्रिय करने के लिए बधाई, क्या आप स्वीकार करते हैं? खोज सक्रिय हो गई थी। आर्यन थोड़ा चौंक गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखकर वह एक पल के लिए झिझका, फिर कहा, स्वीकार है। एक लंबे समय से कोई खोज नहीं हुई थी। अब जब अचानक एक खोज सामने आई थी और संरक्षक बनने की यह खोज निश्चित रूप से सरल नहीं थी। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को संरक्षक खोज स्वीकार करने के लिए बधाई। स्तर एस स्तर। समय 3 साल।
खोज, एक संरक्षक बने और प्राचीन दुनिया की रक्षा करें। 10 विश्व स्वामी स्तर के शक्तिशाली लोगों और 50 आधा विश्व स्वामी स्तर के शक्तिशाली लोगों को मारें। पुरस्कार स्तर +10, प्राचीन विशेष पुरस्कार। एक बार संरक्षक शक्ति, प्राचीन दुनिया को नियंत्रित करें। खोज के पुरस्कार को देखकर आर्यन का मुंह आकार में खुल गया। इस बार वह वास्तव में अवाक था। यह पुरस्कार, सीधे प्राचीन दुनिया का एक महान शासक बन जाओ। 10,000 प्राचीन लोगों को नियंत्रित करना। क्या बात है, यह होने वाला है। आर्यन पहले से ही उबल रहा था। एक अधिकतम स्तर की खोज, एक पूर्णता स्तर की खोज, 10 एस स्तरीय खोज। खोज के लिए उसे 10 विदेशी विश्व स्वामी स्तर के शक्तिशाली लोगों और 50 आधा विश्व स्वामी स्तर के शक्तिशाली लोगों को मारना था। यह कठिनाई, इसका अनुमान लगाना असंभव था। यह भी इसी वजह से था कि खोज के पुरस्कार इतने जबरदस्त थे। केवल कठिनाई से ही एक चुनौती मिलती थी। यदि यह एक साधारण खोज होती तो आर्यन इतना उत्साहित नहीं होता। अच्छा, मैं एक संरक्षक बनना चाहता हूं। आर्यन ने पृथ्वी दैत्य मेंढक को देखा, अपने दिल में गुप्त रूप से सोच रहा था। संरक्षक, मैं संरक्षक बनने के लिए दृढ़ हूं। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, एक संरक्षक बनना आसान नहीं है। जब तुम्हारे पास अभी भी पछतावा करने का मौका है तो तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। आर्यन ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे कहा, मैं, आर्यन ने कभी भी अपने कार्यों पर पछतावा नहीं किया है। पछतावा? ऐसा कुछ भी नहीं था। सिस्टम पहले ही खोज स्वीकार कर चुका था, तो पछताने की क्या बात थी? पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी यह बहादुरी पसंद है। यदि तुम एक संरक्षक बनना चाहते हो तो तुम्हें सभी प्रकार की परीक्षाओं और चुनौतियों का अनुभव करना होगा। यदि तुम दूसरों की रक्षा करना चाहते हो, यदि तुम प्राचीन दुनिया की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मजबूत बनना होगा। केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास ही अपने आसपास के लोगों और उन चीजों की रक्षा करने की योग्यता होती है जिन्हें वे बचाना चाहते हैं। तुम अभी बहुत कमजोर हो। तुम्हें मजबूत बनने और सभी प्रकार की चुनौतियों का अनुभव करने की आवश्यकता है। सभी प्रकार की चुनौतियां? क्या यह पृथ्वी दैत्य मेंढक उसे साधना के संसाधन देने वाला था? आर्यन ने कहा, मैं किसी भी समय चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। संरक्षक वंश प्राचीन दुनिया के सभी साधना संसाधनों और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा शिराओं को नियंत्रित करता था। यह आत्मा स्रोत शिरा वही थी जिसकी पृथ्वी दैत्य मेंढक रखवाली कर रहा था। जब तक वह इसे प्राप्त कर लेता, क्या उसकी साधना की गति बढ़ नहीं जाती? आर्यन को 10,000 शोधन अंतरिक्ष में साधना करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा स्रोत पत्थरों की आवश्यकता थी। यदि वह एक साधना संसाधन के रूप में एक आत्मा स्रोत शिरा प्राप्त कर लेता तो उसकी साधना की गति कम से कम 10 गुना बढ़ जाती। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूं। पृथ्वी दैत्य मेंढक ने फिर पूछा, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? आर्यन ने कहा, मैं वास्तव में तैयार हूं। बताओ, किस तरह की चुनौती है? पृथ्वी दैत्य मेंढक ने अपने विशाल शरीर को आगे बढ़ाया और चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। उसने नीचे आत्मा स्रोत शिरा को देखा जो प्रतिदीप्ति के साथ चमक रही थी और कहा, पहले यहां से नीचे कूदो। हाँ। आर्यन थोड़ा चौंक गया। यह ऊंचाई थोड़ी डरावनी थी। अरिहंत तलवारबाज के वर्तमान साधना के साथ वह अभी भी तलवार पर उड़ नहीं सकता था। यदि वह नीचे कूदता तो वह कम से कम आधा मर जाता। आर्यन ने पूछा, मैं नीचे क्यों कूदूं? मुझे पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? पृथ्वी दैत्य मेंढक ने कहा, एक बार जब तुम नीचे कूदोगे
तो तुम्हें पता चल जाएगा। आर्यन ने पृथ्वी दैत्य मेंढक की दृढ़ आंखों को देखा और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चूंकि उसने खोज को स्वीकार कर लिया था, उसे इसे चुनौती देनी ही थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3719 चुनौती का आरंभ। एक विशालकाय पृथ्वी मेंढक ऊंचाई से नीचे देख रहा था। उसकी एक ही आंख थी जो घनी रात में भी चमक रही थी। उसने आर्यन को नीचे की ओर कूदते हुए देखा और धीरे से बुदबुदाया, आज तक कोई भी संरक्षक की परीक्षा पास नहीं कर पाया है, परंतु मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर और टिके रहोगे। यह तुम्हारी साधना के लिए बहुत मददगार होगा। भले ही तुम संरक्षक न बन पाओ, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसी शक्ति होगी जिससे तुम प्राचीन जगत की दुश्मनों से रक्षा कर सको। पृथ्वी मेंढक ने रात के आसमान की ओर देखा। उसकी इकलौती आंख थोड़ी सिकुड़ गई। उसने देखा नरक दरार फिर से खुल रही थी। उसने असुर पाताल के राक्षसों को दहाड़ते हुए देखा। शून्य खंडहरों में सफेद कंकाल फिर से खड़े हो गए थे। देवताओं की प्राचीन कब्रों में मरे हुए लोग आसमान की ओर देखकर हंस रहे थे। प्राचीन जगत, उन पर आसन्न खतरा मंडरा रहा था। लेकिन दुनिया में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। न ही उच्च देवलोक के लोगों ने, न ही मृत्यु लोक के लोगों ने, और न ही दूसरे निचले लोकों के लोगों ने, किसी ने भी विदेशी विशेषज्ञों के आक्रमण पर ध्यान नहीं दिया था। पिछली बार कम से कम लॉन बटियान, एक नया नाम दिया गया है जिसे स्थायी रूप से याद रखा गया है, थे। लेकिन वह मुश्किल से दुश्मन का विरोध कर पाए थे और इसे सफलता नहीं माना जा सकता था। स्वर्गीय दंड आया और स्वर्ग दमन पत्थर द्वारा दबा दिया गया। उनका शरीर अभी भी प्राचीन असुर पाताल में दफन था। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। और इस बार पृथ्वी जानवरों की संख्या बहुत कम थी और स्वर्गीय जानवरों का ठिकाना अभी भी अज्ञात था। यदि वे स्वर्गीय जानवरों को नहीं ढूंढ पाए, यदि वे एक शक्तिशाली प्रतिरोध नहीं बना पाए, तो इस बार प्राचीन जगत निश्चित रूप से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। पृथ्वी मेंढक कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने आर्यन के अंदर लॉन बटियान की शक्ति देखी। वह आर्यन को एक मौका देना चाहता था। भले ही वह असफल हो जाए, कम से कम वह आर्यन को थोड़ा मजबूत बना सकता था। इस तरह प्राचीन जगत भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उलाला, भेज। झुलसाने वाली गर्म हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और आर्यन को ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। वह आसमान से नीचे गिर रहा था और वह जितना नीचे गिर रहा था उतना ही वह गर्म हो रहा था। ऊपर से स्पिरिट ओरिजिन माइन एक आकाशगंगा की तरह लग रही थी, लेकिन वह जितना करीब आ रहा था, आर्यन को उतना ही लग रहा था कि वह लावा है। बहता हुआ लावा। गर्मी पृथ्वी के केंद्र से आ रही थी। यह बहुत गर्म था। लेकिन स्पिरिचुअल ओरिजिन क्यूई का घनत्व इतना था कि आर्यन का दम घुट रहा था। उसने कैजुअली एक सांस ली और ऐसा लगा जैसे उसकी नाक बंद हो गई हो। घनत्व अभूतपूर्व था। उसने कुछ गहरी सांसें लीं। आर्यन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। अचानक डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर तलवार बुजुर्ग स्तर 7। अरे! आर्यन हक्का बक्का रह गया। धिक्कार है, मैं सिर्फ सांस लेने से ही स्तर बढ़ा सकता हूं? मादरचोद! वह वास्तव में सांस लेने पर निर्भर था,
क्योंकि स्पिरिचुअल ओरिजिन ऑरा का घनत्व इतना बढ़ गया था कि वह उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ सकता था। हाँ हाँ हाँ, मैं अमीर हूँ। आर्यन ने पागलों की तरह सांस ली। 10 सांसों के बाद डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर तलवार बुजुर्ग स्तर 8। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से स्तर बढ़ गया। धिक्कार है, धिक्कार है। राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त करना, साधना करना, लोगों को मारकर स्तर बढ़ाना। सांस लेने से भी स्तर बढ़ सकता है, यह सबसे अद्भुत बात है। आर्यन बहुत उत्साहित था। कुछ ही सेकंड में वह लगातार 2 बार स्तर बढ़ गया था। यह गति कोई साधारण गति नहीं थी। इसके अलावा स्तर बढ़ना जारी रहा। 1 मिनट बाद डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। अब आप स्तर 9 तलवार बुजुर्ग हैं। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। यह एहसास बहुत अच्छा है। आर्यन रोना चाहता था। उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वह लगातार 3 बार स्तर बढ़ गया था और यह सब सांस लेने से हुआ था। स्पिरिचुअल ओरिजिन ऑरा जो उसके शरीर में समा गया था, उसके शरीर को जल्दी से शुद्ध कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को बार बार शुद्ध किया जा रहा था। हर बार जब इसे शुद्ध किया जाता था तो यह स्तर बढ़ जाता था। अब जब उसके शरीर को 3 बार शुद्ध किया जा चुका था तो वह भी 3 बार स्तर बढ़ गया था। मादरचोद, मैं यहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आर्यन मन ही मन खुश था। सांस लेने से भी स्तर बढ़ सकता था। यह जगह बहुत अच्छी थी। यह केवल उसके गिरने का समय था और वह वास्तव में करीब नहीं आया था। अगर वह स्पिरिचुअल ओरिजिन वेन के ऊपर खड़ा होता तो वह शायद और भी तेजी से स्तर बढ़ता। क्या यह एक चुनौती है? क्या यह थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? आर्यन हंसा। हालांकि वह अपने तलवार बुजुर्ग स्तर के साथ इस ऊंचाई से कूदने का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक 5वें क्रांति का शरीर और प्राचीन ड्रैगन शरीर की शक्ति थी। अगर वह सच में गिर भी जाता तो वह मरता नहीं। अगर वह लावा में भी कूद जाता तो वह मरता नहीं। चुनौती? क्या यह थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? आर्यन भ्रमित था। समय में ऐसी सरल चीज कैसे हो सकती है? स्तर 3 ड्रैगन शरीर खोलें। आर्यन ने देखा कि वह नीचे पहुंचने वाला था, इसलिए उसने तुरंत ड्रैगन शरीर की शक्ति को सक्रिय कर दिया। होंग! उसके शरीर पर ऑरा चला और एक मजबूत बल के कारण आर्यन ऊपर तैरने लगा। उसी समय उसने क्रिस्टल स्पष्ट स्पिरिचुअल ओरिजिन वेन को देखा। ऊपर से यह वास्तव में छोटा लग रहा था, लेकिन अब यह बहुत बड़ा लग रहा था। अगर मैं इसे काट दूं तो कितने स्पिरिचुअल ओरिजिन स्टोन होंगे? आर्यन ने बुदबुदाया। टेंग! उसके पैर जमीन पर उतरे। आर्यन ने गहरी सांस ली। हूँ? यह वास्तव में बहुत घना है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही स्तर बढ़ने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ 10 दिन से आधे महीने तक रहना चाहता हूँ और सीधे तलवार सम्राट स्तर पर पहुँचना चाहता हूँ। आर्यन ने घुमावदार स्पिरिचुअल ओरिजिन वेन को देखा। उसे अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस सांस लेने की आवश्यकता थी और वह स्तर बढ़ पाएगा। बस इसके बारे में सोचकर ही वह खुश हो गया। आर्यन ने अंधेरे आसमान को देखा। वह नहीं देख सकता था कि क्या पृथ्वी मेंढक अभी भी चट्टान पर था। उसने चिल्लाया, पृथ्वी जानवर, क्या तुम इसे चुनौती कहते हो? यह तो बस एक फायदा है। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, अचानक एक अजीब ऑरा उमड़ आया। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी,
उसने अपने स्तर 3 ड्रैगन शरीर की शक्ति को वापस नहीं लिया था। उसका ऑरा चला और वह एक दिशा में देखने के लिए मुड़ा। यह भी इसी क्षण में था। बाम! एक काला प्रकाश ऊपर उठा और आर्यन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना यह सीधे उसके शरीर पर झपटा। यह एक मकड़ी की तरह बहुत बड़ा था। इसने सीधे आर्यन के चेहरे को ढक लिया, अपने मुंह से एक अतुलनीय नुकीला कांटा थूका और आर्यन की भौहों के केंद्र की ओर छेद करने लगा। शुआ! नुकीले कांटे ने सीधे आर्यन की भौहों के केंद्र को छेद दिया। तीसरे स्तर के प्राचीन ड्रैगन शरीर की रक्षा पूरी तरह से बेकार थी। आर्यन को तुरंत लगा कि वह मरने वाला है। उसकी सेहत का बिंदु शुआ की आवाज के साथ नीचे गिर गया और शून्य पर जाने वाला था। एक ही चाल में मारा गया। उसे विरोध करने का भी मौका नहीं मिला। आर्यन निराशा में था। वह वास्तव में समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह अब जिस चीज से डरता था वह थी एक पल में मौत। लेकिन क्या ऐसी एक उत्परिवर्तित मकड़ी उसे एक पल में मार सकती है? भले ही आर्यन की प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन उसके लिए एक उच्च स्तरीय ड्रैगन शरीर की शक्ति का उपयोग करना असंभव था। यह खत्म हो गया है। तीव्र दर्द महसूस करते हुए आर्यन का दिल मरी हुई राख जैसा था। शायद यह किस्मत की देवी का आशीर्वाद था, या शायद वह मरने के लायक नहीं था। जिस क्षण उसे छुरा मारा गया था, सिस्टम ने आवाज दी। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर तलवार अमर स्तर 1। जीवन और मृत्यु के क्षण में वह स्तर बढ़ गया। आर्यन के लिए स्तर बढ़ने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसके सभी गुण अपनी पूरी स्थिति में बहाल हो गए थे। उसकी सेहत का बिंदु अपनी पूरी स्थिति में बहाल हो गया था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3720 अंबर दल की अग्निपरीक्षा। विस्फोट। आर्यन ने अपनी 5वीं श्रेणी की आदिकालीन नाग काया की शक्ति को उजागर करते हुए अपने मुट्ठियों को भींच लिया। उसने अपनी ओर झपट रहे एक विशाल मकड़ी को पकड़ा और उसे मसल दिया। धड़ाम! पूरा चेहरा लसदार तरल से सन गया। ये विशाल मकड़ियां बेहद शक्तिशाली थीं, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा लगभग शून्य थी। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को अंबर दल दानव मकड़ी को मारने के लिए बधाई। एक अधिसूचना की घंटी बजी, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि दानव मकड़ी के शरीर से निकला तरल पदार्थ उसके शरीर में तुरंत अवशोषित हो गया और आर्यन ने महसूस किया कि उसकी साधना एक कदम आगे बढ़ गई है। यह आध्यात्मिक तरल। क्या इन दानव मकड़ियों ने आध्यात्मिक नस में आध्यात्मिक तरल को निगल लिया था? क्या उनका शरीर आध्यात्मिक तरल से भरा है? आर्यन ने बुदबुदाया। ठीक उसी समय भूचर मेढक की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी। ये अंबर दल दानव मकड़ियां हैं। ये राक्षसी जानवरों के शरीर से गिरे हुए परजीवी हैं। ये परजीवी बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। ये खुद को आध्यात्मिक नस से जोड़ लेते हैं और उस पर भोजन करते हैं। इतने सालों में कौन जानता है कि इन लोगों ने कितनी आध्यात्मिक नसों को सूखा दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राचीन दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा अब की तुलना में बहुत अधिक घनी होती। इन्होंने प्राचीन दुनिया के योद्धाओं की साधना को प्रभावित किया है। इसलिए तुम्हारी पहली चुनौती इन अंबर दल दानव मकड़ियों को खत्म करना है। आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने कहा, विदेशी राक्षसों पर परजीवी। हे भगवान! हमें इन्हें नष्ट करना होगा। अभी अभी उसने अंबर दल दानव मकड़ी को एक ही चाल से मार डाला था,
इसलिए यह बहुत आसान होना चाहिए। जब तक वह तुरंत मारा नहीं जाता तब तक सब ठीक था। आर्यन अभी तैयार नहीं था। अब जब वह सतर्क था तो अंबर दल दानव मकड़ी के लिए उसे पलक झपकते ही मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। भूचर मेढक ने कहा, अंबर दल दानव मकड़ी का हमला बेहद तेज होता है। मुझे विश्वास है कि तुमने अभी अभी इसका अनुभव किया है और साथ ही इसकी सुरक्षा भी बेहद कमजोर है। एक और बात, क्योंकि प्राचीन क्षेत्र में उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, वे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और साथ ही वे एक सामाजिक प्रजाति हैं। उसकी आवाज खत्म होने से पहले सू 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 अंधेरे से अधिक अंबर दल दानव मकड़ियां उड़कर निकलीं और आर्यन पर झपट पड़ी। इसके अलावा चारों ओर से आ रही चहचहाने की आवाजें बेहद कान फोड़ने वाली थीं, मानो हजारों कीड़े रेंग रहे हों। उस तरह की आवाज से लोगों के सिर सुन्न हो जाते थे। क्या नरक है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने शिकायत की। वह उछल पड़ा और हंसा, क्या मकड़ी रेंग सकती है? लेकिन क्या तुम उड़ सकती हो? भूचर मेढक ने आगे कहा, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया कि उनके शक्तिशाली हमलों के अलावा वे जहरीले जाले भी थूक सकते हैं। एक बार जब तुम पकड़े जाते हो तो तुम मरने से ज्यादा दूर नहीं होगे। विश विश विश। चांदी के धागों जितने पतले मकड़ी के जाले हवा में उड़ गए और इन अंबर दल दानव मकड़ियों के सहयोग से उन्होंने लगभग तुरंत एक बड़ा जाल बना लिया जिसने आर्यन को ढक लिया। एक जाल नहीं, बल्कि उनमें से दर्जनों उसकी ओर उड़ रहे थे। जैसा कि भूचर मेढक ने कहा था, जब तक वे इसे छूते, भले ही वे जाल में न फंसते, वे जहर से मर जाते। इन अंबर दल दानव मकड़ियों ने जो शक्ति अवशोषित की थी वह आध्यात्मिक नस से थी और यह उनके शरीर में पक रही थी। जो जहर निकला वह निश्चित रूप से घातक था। तुम पर धिक्कार है। क्या तुम अपनी बात एक बार में खत्म नहीं कर सकते? आर्यन लगातार बचता रहा। वह कुछ बार लगभग मारा गया था, इसलिए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। नीचे अधिक से अधिक अंबर दल दानव मकड़ियां थीं और जब इन लोगों ने देखा कि आर्यन ने उनके साथियों को मार डाला है तो उनकी आंखें चिंता से लाल हो गईं। वे आर्यन की हड्डियों को खाने के लिए उत्सुक थे। आर्यन हवा में नहीं बच सकता था और न ही वह इस तरह नीचे कूद सकता था। उसे तुरंत खा लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजना है और फिर एक एक करके आना है। गति। काला दिव्य पंख। आर्यन ने काले देवदूत के शरीर से निकली दिव्य कलाकृति को जारी किया और उसकी गति तुरंत 100 गुना बढ़ गई। उसका पूरा शरीर तुरंत आराम से भर गया। इन मकड़ी के जालों से बचना आसान था। इस अंधेरे में 100 गुना की गति बहुत बड़ी थी। वे मकड़ी के जाले घोंघों की तरह रेंग रहे थे, चाहे उसके सामने कितने भी मकड़ी के जाले क्यों न हों, यह बेकार था। स्वर्गीय भगवान चरण की वस्तुएं वास्तव में उपयोगी हैं। यह 100 गुना की गति बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो स्वर्गीय भगवान चरण की साधना विधि का प्रयास करें। आर्यन के विचार चले और वह चिल्लाया, अंधकार गगन। वोंग वोंग। कुछ गड़गड़ाहट की आवाजें आईं और एक पल के लिए रात का आकाश और भी काला हो गया। काले बादल उमड़ पड़े और अंधीन अंधेरा उस क्षेत्र को ढक गया। अंधेरा दबाव भी भारी था। अंधकार गगन एक प्रकार की सामूहिक चोट की तकनीक थी। इसमें एक शक्तिशाली दबाव था और इसे बिना किसी सीमा के इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसकी एक जन्मजात शर्त थी और वह यह थी कि आध्यात्मिक स्रोत प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। प्रति सेकंड 10,000 आध्यात्मिक स्रोत का उपभोग। तलवार सम्राट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी इस तरह के उपभोग का सामना नहीं कर पाएगा।
हालांकि यह जगह क्या थी? यह आध्यात्मिक स्रोत की खान थी, जहां आध्यात्मिक स्रोत इतने प्रचुर मात्रा में थे कि लोगों को मरने का मन करता था। भले ही यह पर्याप्त न हो, आर्यन के पास अभी भी 10 शीर्ष गुणवत्ता वाले अंधकार विशेषता आध्यात्मिक स्रोत पत्थर थे, जो उसे थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए पर्याप्त थे। बूम, गड़गड़ाहट, दबाव की लहरें नीचे गिरने लगीं, मानो आकाश नीचे गिर रहा हो। हालांकि यह अंधकार देवदूत द्वारा जारी किए गए जितना मजबूत नहीं था, यह कुछ दानव जानवरों को तब तक कुचलने के लिए पर्याप्त था जब तक कि वे हिल न जाएं। वे अंबर दल दानव मकड़ियां भी कांप गईं। उनकी हरकतें धीमी थीं और वे मकड़ी के जाले भी नहीं थूक सकती थीं। हालांकि वे मरे नहीं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़े समय के लिए बेहोश माना जा सकता था। आर्यन ने अंधकार गगन की शक्ति को अपनी सबसे मजबूत बिंदु तक जारी किया, इसे भारी रूप से नीचे पटक दिया, लेकिन यह अभी भी वैसा ही था। ये अंबर दल दानव मकड़ियां नहीं मरीं और उनके सिर पर खून भी थोड़ा कम नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, इस तरह का दबाव केवल उनकी हरकतों को धीमा कर सकता था और उन्हें थोड़े समय के लिए बेहोश कर सकता था। यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आर्यन के लाखों आध्यात्मिक स्रोत तुरंत समाप्त हो गए। अंधकार गगन गायब हो गया। 3 सेकंड से भी कम समय में सभी अंबर दल दानव मकड़ियां ठीक हो गईं और एक बार फिर उन्होंने आर्यन पर पागलपन से हमला किया। अंधकार गगन काम नहीं करेगा। आर्यन ने एक अंधकार आध्यात्मिक स्रोत संत श्रेणी का पत्थर निगल लिया और उसका आध्यात्मिक स्रोत तेजी से ठीक हो गया। हवा चली। वह तेजी से दूर उड़ गया। यदि एक सामूहिक हमला काम नहीं करता, तो उसे दूसरा तरीका सोचना होगा। हालांकि आध्यात्मिक स्रोत की खान के दोनों किनारों पर अंबर दल दानव मकड़ियां थीं। जहां भी वह उड़ता, अंबर दल दानव मकड़ियां उस पर तेजी से हमला करतीं। यदि काले आकाश पंख से गति में वृद्धि नहीं होती, तो आर्यन बहुत पहले ही यहां मर गया होता। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वह जहां भी जाता। आर्यन ने घुमावदार आध्यात्मिक स्रोत की खान को देखा और उसके दिल में स्तब्ध रह गया। इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्रोत की खान, यहाँ कितनी अंबर दल दानव मकड़ियां हैं। वे प्राचीन दुनिया के कितने आध्यात्मिक स्रोतों को निगलने जा रही हैं। हे भगवान, बुद्ध स्वामी इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नीचे अंबर दल दानव मकड़ियों के समूह को देखते हुए आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। चूंकि मैं छिप नहीं सकता, तो मुझे इसका सामना करना होगा। अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, तो कौन जाएगा? आह! आर्यन का शरीर भारी रूप से जमीन पर उतरा, उसका दाहिना हाथ हिल गया और महान खजाना तलवार उसके हाथ में आ गई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो, तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो।
ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सकें।